दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस नशिस्त में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने सहाफ़त का उरूज व ज़वाल देखा। एक बड़ा तवील सफ़र है उनका, तवील जद्दोजहद है। शोबा सहाफ़त में मेरी मौजूदगी की वजह भी वही है, यानी मुझे मुतारिफ़ उन्होंने ही करवाया था और उन्होंने आज आमादगी इस अमर का जवाब देने के लिए ज़ाहिर की है इस प्रोग्राम में आने की कि सहाफ़त के साथ क्या हुआ है गुज़श्ता 30-35 बरसों के दौरान। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने, फ़ौजी हुकूमतों ने अपना काम तो किया जो उनके जहन में आता है कि उस पर पाबंदी लगा दें, सस्पेंड कर दें, सेंसर कर दें। फिर सियासी हुकूमतों में ने भी अपने तय कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया, लेकिन सहाफ़त के जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, बड़े बड़े मीनार हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उनका शोबा सहाफ़त में क्या किरदार रहा है, अच्छा या बुरा। तो इन्हीं सवालात के हवाले से हमने दावत दी है आसिफ़ शब्बीर साहब को। मेरे उस्ताद हैं, पैट्रन हैं सहाफ़त में। तो आप आजकल आसिफ़ साहब बड़ी खामोशी आपने इख्तियार कर रखी है, सिर्फ़ सोशल मीडिया पे आप मौजूद हैं। ये बताइए कि आपने ये गोशा नशीनी क्यों इख्तियार की है सहाफ़त से? इम्तियाज़ साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रेड यूनियनिज़म मैंने बहुत किया है और हर अखबार में ओनर के साथ लड़ाई ज़रूर हुई है। और उसके बाद ये सहाफ़त में ऐसा ज़वाल आया कि आप जो, चूँकि मेरा मुकामी मीडिया से ताल्लुक़ था, उसमें आप एक तो सेंसर गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक अखबार के ओनर अपने तौर पे सेंसर करते हैं अखबार को कि ये चीज़, वो पॉलिसी होती है। और वो पॉलिसी ये होती है कि कोई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी और को कर रहा है। ये एक बाइस्ड किस्म का जर्नलिज्म हो गया था जिससे मैं बहुत फेड अप हुआ। दूसरी सच्ची बात आपको बताऊं कि इतनी लड़ाइयाँ हुई कि मुझे फिर नौकरी भी कोई नहीं देता था। आपकी लड़ाइयाँ क्यों होती थी? वर्कर्स की वजह से तनख्वाह नहीं देते थे। यानी मैं आपको बताऊं कि इस पर कोई लिखता नहीं है क्योंकि जी फिर उनको फिर जॉब कोई नहीं देगा। यानी ये सहाफ़ती बेगार कैंप है हमारे मुल्क में। अब तो डाउन और जंग जैसे नौवक्त जैसे अदारे जो बर वक्त तनख्वाहें देते थे वो बगैर कम बन गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और रिड्यूस कर दिए तनख्वाहें। तो उस ज़माने में तो ऐसे अखबार थे, हम 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। और बड़े ज़माने की बात कर रहे हैं? मैं 77, 8, 9 की आपको बात बता रहा हूँ। आप उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था। तो जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में अखबार किस तरह छपता था? उसमें पहले तो शुरू में उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन जब उनको मुशीर मिल गए और उनको अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने कुछ अखबार बंद कर दिए जिनमें मसावात भी था, सदाकत था और था। उनके जो मुखालिफ अखबार थे उसमें तामीर, अमन था और बाद कई और छोटे छोटे अखबार निकले। तो उन्होंने बाकायदा सेंसर इम्पोज कर दिया कि जी एक जो है मेजर और एक इंफॉर्मेशन का आईओ, इंफॉर्मेशन अफसर, प्रैक्टिकली एडिटर था अखबार का, वो एडिट करता था अखबार। कॉपी उसके दफ्तर में ले जानी पड़ती थी, वहाँ वो कॉपी को देखता था और उतारता, ये उतार दें, ये उतार दें। तो शुरू में अखबारात ने ये किया कि वो जगह खाली छोड़ देते थे। फिर थोड़े दिन बाद मुझे समझ आई कि ये तो लोगों में पैनिक फैलता है, उन्हें समझ आती कि यहाँ क्या चीज़ थी। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, इसको फिलअप करें। फिर अखबारात ने, जंग डान ने तो इतना ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने उसको फिलअप करना शुरू कर दिया। और दूसरे अखबारात ने जो एंटी ज़िया-उल हक थे उन्होंने कैंचियाँ छापनी शुरू कर दी। वहाँ पे कैंची का निशान छपता था। फिर उस पर उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं आप ख़बरें फिल करें। फिर जनाब ख़बरें फिल करनी। अब ख़बरें ये होती थी कि लीड स्टोरी है, नीचे से उन्होंने ख़बर कर दी सेंसर, ठीक है, और अब वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो उन्होंने सेंसर कर दी। अब उसकी जगह अखबारात ने ये बताने के लिए कि हम एंटी सेंसर हैं, वहाँ एक बेहुदा सी खबर छाप देते थे, मामूली सी, जो कि पेज 3 पे भी नहीं छपने वाली होती। गधा नाली में गिर गया। वो हयात अखबार ने तो ऐसी सी, उस पर तो उन्होंने बहुत जुर्माना किया। लोटे लुढ़क गए, यानी गधा गाड़ी जा रही है उस पर से लोटे लुढ़क गए, ये हुआ। फिर ये किया कि नज़ीर नाजी साहब का अखबार था, हयात बहुत क्रिटिकल था, उसमें उन्होंने अदालती सफ़े में बाटा के जूतों की
तस्वीरें छापी और बाटा का जो नारा था, बाटा के खुशनुमा जूते आपके मुंतज़र हैं, वो लिख दिया। अच्छा, फिर इश्तहारों में बात होनी शुरू हो गई। मतलब एक दारिया ने लिखा चमगादड़ पे कि यह रात को निकलती है, रात को हमला करती है, और ये जो पूरी की पूरी मार्शल लॉ लगाने वाले मुहिम जो जर्नैलों पे साबित होती थी, उस पे फिर वो गिरफ्तारियां करते थे। और उस ज़माने में लतीफ़े भी बड़े बने कि क्योंकि मेजर को तो पता नहीं होता था ना कि सहाफ़त क्या होती है। अब दिल बर्दाश्ता लफ्ज़ जो है वो कहते ये नहीं जाएगा जी, क्योंकि इसमें दाश्ता आती है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लतीफ़े हुए। अब मेजर साहब बैठे होते थे और इंफॉर्मेशन अफसर को कहते थे कि जी ये भी उतार दें, ये भी उतार दें। अब उन्होंने पहली दफ़ा तो जब गए तो उन्होंने कहा जी आप ये उतार दें। मैंने कहा मैं तो नहीं उतारता, आप उतार दें इसको। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। लेकिन वो यहाँ एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन डिप्टी डायरेक्टर थे रियासत साहब, वो हमारे और उनके दरमियान पुल का काम करते थे। वो कहते जी लाओ मैनू दो, मैं कर देना है। वो उन्होंने उसको जो है ना नरम कर दिया रवैया। तो उस ज़माने सख्ती बहुत थी, और इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि कोई ख़बर जो है, फिर मार्शल लॉ का ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि ख़बर दुरुस्त भी हो, मुल्क और कौम के मुफाद में भी हो, फिर भी नहीं छप सकती। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इतना सख्त था वो। जो मुल्क और कौम का मफाद, उसकी तारीफ़ किसी ने नहीं तारीफ की ही कि वो है क्या? वो क्या है। फिर एक दिन जंग अखबार ने, इन्होंने एक छापा मारा है, बहुत छापे मारते थे ना उसमें मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब, तो एक बादशाह होते थे। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में छापा मारा, उनको पकड़ा, वो कर्नल साहब थे, पकड़ा, उनकी तस्वीर छप गई। उन्होंने जनाब नोटिस जारी कर दिया, जंग के एडिटर साहब को तलब कर लिया गया, और मेजर साहब वहाँ बैठे थे, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने उनसे क्वेश्चन लगाना शुरू किया। और वो एडिटर एक बहुत नामवर एडिटर था, शोरिश मालिक साहब, बड़े तजर्बाकार। उन्होंने कहा जी कि ये छप गई है, अब आप बताएं, इसकी तो तरदीद नहीं हो सकती, ख़बर की तो हम तरदीद छाप देते, तस्वीर की तो तरदीद नहीं हो सकती, आपने सज़ा देनी है दे दें। फिर जनाब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने रिपोर्टर्स को तलब किया, और उन्होंने कहा जी कि जो आप ख़बर छापते हैं अगर वो दुरुस्त नहीं है हमारी नज़र में, तो उसका क्या सज़ा होनी चाहिए। तो अब सारे चुप कर गए। वो ज़ैडियो खान मरहूम एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि दुनिया भर में ये रवायत है तो गलत भी हो ख़बर तो उसकी तरदीद छाप दी जाती है, उसकी वजाहत छाप दी जाती है। ये 2-3 तरीके होते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी आप सज़ा, उन्होंने कहा जी फिर आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से सज़ा तजवीज़ खुद ही कर दें, हमसे क्या पूछते हैं आप सज़ा देने को। तो बहुत सारे सहाफ़ी जेलों में गए। ये मैं मूवमेंट चलने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब सहाफ़ियों की मूवमेंट चली है जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई। उससे पहले नज़ीर नाजी को मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारे एक एडिटर थे अपना ज़फ़र लोधी साहब, नाजी गिरफ़्तार हुआ, उसके बाद ज़फ़र लोधी साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो और फिर ये वो ज़माना था जब मिनहाज बन्ना जैसे आई रहमान, जी आई रहमान, सिद्दीकी साहब जो और उस वक्त तो जब हम मूवमेंट चलाते थे तो हम यही कहते थे तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना मिनहाज बरना। उन्होंने काफ़ी लीड भी किया। उन्हीं दिनों ज़मीर जाफरी साहब भी थे जिन्होंने बाद में किताब भी लिखी, प्रेस इन चेंज, और उसके ऊपर भी बड़ी ले दे हुई। ये बताइए कि आपकी अपनी ज़िंदगियों पे, आपकी मुआशी ज़िंदगी पे, आपकी और जो दूसरे आपके साथी थे जिन अखबारात को सख्तियों का सामना करना पड़ा, क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा जी। मुआशी तौर पे तो बिल्कुल आप समझे ना कि तबाह हो गए लोग। लेकिन हमें कोई मलाल नहीं था, क्योंकि ये हमारी अपनी चॉइस थी, बाई कन्विक्शन हमने किया। हमने कोई इसको जॉब नहीं समझा, रोज़गार के लिए नहीं किया था, बाई कन्विक्शन किया। क्योंकि जितनी पहली तनख्वाह मेरी 450 रुपये थी, और वो बड़े आराम से मैं गुजारता था उसमें। लेकिन ये जब ज़ियाउल हक़ का दौर आया ना, फिर पैसा आना इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई।